if I talk about major chains, Hmm. for example Hyatt Hmm. और Oberoi's, Taj, ये आपको आउटसाइड नहीं अलाउ करेंगे। क्या लगता है कि गेस्ट के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या रहता है हॉस्पिटैलिटी फैक्टर की तरफ से? The logistics and the stay part, एक तो अगला बंदा आ रहा है फ्लाइट से, ट्रेन से, अपने, क्योंकि आज के टाइम पे अपने स्केड्यूल से टाइम निकाल के आना ही तो बिग थिंग। तो वहाँ पे अब अगर मेरा गेस्ट वहाँ पे खड़ा हुआ है आधे घंटे से और उसको ये सुनने को मिल रहा है कि गाड़ी नहीं है या कुछ नहीं है, सबसे पहला बिग क्रॉस। ट्रेडिशंस इज द कोर ऑफ वेडिंग, है ना? हम्म, इंडियन वेडिंग में, हिंदू कल्चर में तो बहुत ही करेक्ट ज्यादा। करेक्ट। हाउ डू यू ब्लेंड ट्रेडिशनल कस्टम्स एंड मॉडर्न प्रेफरेंसेस? हम्म, तो आई थिंक ब्राइड एंड ग्रूम, बच्चे, कजन, सिबलिंग्स आपको बता Right. देंगे अच्छा हमें ये चाहिए, ऐसा वेन्यू चाहिए, ऐसा वो हम्म, चाहिए, हम्म, ये लाइट्स, ये ग्लैमर। बट पेरेंट्स होल्ड देयर ओन इमोशनल, है Exactly. ना, Exactly. स्टांस। तो आई थिंक वो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वो एलिमेंट भी कैसे ब्लेंड करें उसके अंदर। वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ दिस एपिसोड। आज के हम एपिसोड में बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ अबाउट द वेन्यू एंड केटरिंग। सबसे पहले, क्योंकि दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप वी आइडियली टेक इन द वेडिंग, राइट? तो देव, बिगिनिंग विद दैट, आई थिंक जैसे हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे अबाउट बजटिंग, और उसमें आपने बोला कि सबसे वन ऑफ द मेजर एक्सपेंसेस अबाउट वेन्यू एंड केटरिंग, राइट? सो what should a family or a couple look for when they are booking a wedding? So, like, do you want me to answer this in a destination नहीं, I'll perspective say or like a general a setting. general? मतलब चलो destination weddings का will pick up a segment in part 3, but Like in generally, in general कि venue अगर में आप what we venue should- देख रहे हो तो क्या क्या factors आपको consider करने चाहिए is what I'll say. Right. So, firstly, अगर हमारा time से if you have the date, right? So, I think accessibility and feasibility. Okay. राइट, बिकॉज कई बार क्या होता है कि हमारे बहुत से क्लाइंट्स हमने देखे हैं कि उनके वेन्यूज कई बार कैंसिल होते हैं, चेंज होते हैं ड्यू टू द रीजंस। एक पहला मेजर रीजन ये होता है दैट ब्राइड साइड के लिए पास है, ग्रूम साइड के लिए बहुत दूर है, या ग्रूम साइड के लिए बहुत पास है और दूसरे साइड के लिए बहुत दूर है। फर्स्ट इज दिस। सेकंड इज कि वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज हैं, कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल वेदर, रिलेटेड टू वेदर थिंग, it plays a major role. I mean, if that venue doesn't have a plan B, I mean, अगर अब एकदम से बारिश हो गई और अपने फेरे कराने हैं, तो does that venue gives me a contingency plan that okay, मैं बाहर अगर नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा बाहर मंडप का सेटअप था, अब क्या मैं इसको अंदर कर सकता हूँ? अब अगर वो नहीं है तो वो फिर मेरे लिए कोई यूज का नहीं है, ठीक है? सो इसलिए आई थिंक फर्स्टली वेन्यू कितना फिजिबल है, कितना एक्सेसिबल है, चाहे वो लोकल गेस्ट हो, चाहे वो उनके गेस्ट एयरपोर्ट या स्टेशन से आ रहे, चाहे उनके लिए हो, या फिर जहाँ पे भी उनका स्टे है, ठीक है? क्योंकि समटाइम्स दो तरीके से वेन्यू लिया जाता है, वेन्यू इज डिफरेंट, स्टे इज डिफरेंट, लोकली भी अगर लोग कर रहे हैं तो, ठीक है? या फिर सेम वेन्यू पे ही दे आर स्टेइंग एंड दे आर डूइंग देयर ऑल द फंक्शंस। सो एक्सेसिबिलिटी कितनी है, ठीक है? दूसरा, जो उनका वेन्यू का जो भी एक्सरसाइज जो बजट है, ठीक है, उसमें आई थिंक the couple, they should know and they should ask the venue person that what all you are providing in this. Okay. कि मतलब ये सिर्फ इस खाली स्पेस का आप मुझसे पैसा ले रहे हैं, या फिर आप मुझे यहाँ पे जो टेबल, चेयर्स, लिनल्स, योर स्टाफ, केटरिंग, द लाइसेंसेस, आई मीन लाइसेंसेस से मेरा मतलब ये है कि देयर आर सर्टेन लाइसेंसेस आल्सो। फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉक अबाउट बार, okay, liquor. So there is a liquor expense, there are liquor license. Without liquor license we cannot keep a bar, right? So in that case liquor license क्या वो इसमें added है या वो हमको अलग से पे करना है? एंड अगर हमको अलग से पे करना है, so ऐसे में क्या हम अपनी अल्कोहल बाहर से ला सकते हैं या हमको वेन्यू से ही लेना पड़ेगा? तो ऐसे में हर वेन्यू के अपने डिफरेंट दे हैव देयर रूल्स एंड पॉलिसीज। सो रूल्स एंड पॉलिसीज भी बहुत क्लियरली आप डिस्कस करें कि केटरिंग, अब हम अगर केटरिंग की अगर हम बात करें वेन्यू के पर्सपेक्टिव से, सो समटाइम्स हमने वहाँ पे फूड टेस्टिंग किया, हमने चाट खाया, हमने कुछ भी एक्सवाइजी हमने चीज़ लिया, ओके, उनका सर्टेन मेन्यू इज स्पेसिफिक, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट समटाइम्स कुछ चीज़ें होती हैं ना, किसी सिटीज़ की डेलिकेसी होती है। अगर आप जयपुर में हैं, आप देहरादून में हैं, ठीक है, आप अहमदाबाद में हैं, तो वहाँ पे सर्टेन आइटम्स जो मुझे पता है कि यार इस स्ट्रीट का मैंने खाया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो क्या वेन्यू अलाउ कर रहा है उसका स्टॉल अलग से लगाने के लिए, ठीक है? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आई थिंक वेन्यू बुक करते वक्त
उनको ये ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। एंड कितने और एंड दूसरी मेजर चीज़ वेन्यू बुक करते वक्त ये भी कि अगर मैं इससे एक और पॉइंट जोड़ना चाहूँगा विच इज़ गेस्ट लिस्ट ओनली, कि अगर आपको आपकी गेस्ट लिस्ट पता है और वो फाइनलाइज है, तो उस गेस्ट लिस्ट के हिसाब से क्या वहाँ पे उतनी जगह है। 350 अगर गेस्ट है एंड वो आपको बोल रहे हैं कि बैंक्वेट में 200 लोग ही आ सकते हैं, तो फिर वो वेन्यू आप किसी काम का नहीं है, वो बैंक्वेट आप किसी काम का नहीं है। ऑल्सो दैट वेन्यू is that venue giving you a one specific location or 2-3 different locations? Because obviously आप नहीं चाहोगे कि आपके सारे फंक्शन एक ही जगह पे हो, हल्दी एक अलग हो, मेहंदी आपका बैंक्वेट में हो, तो ये सब चीजें वहाँ पे हैं। अगर इफ नॉट देन अगेन आई वुड से कि फिर वो वेन्यू आपके लिए इट्स नॉट द राइट चॉइस। I think that was very informative. You covered a lot of points that I wanted to discuss in this section. But some things other than that is कि कुछ ऐसे venues हैं जो डे के लिए ज़्यादा सूटेड हैं या कुछ इवनिंग के लिए ज़्यादा सूटेड है, होता है ऐसा कुछ? Well, like not in specific, I would say ये geographically and demographically differ करता है, ठीक है। अब मैं एक वेन्यू का नाम लेना चाहूँगा, जेपी रेसिडेंसी, जेपी मनोर, इट्स इन मसूरी, ठीक है। आई मीन एंड वो प्रॉपर्टी मानी ही इसलिए जाती है कि उसका जो डेक है, द ओपन डेक विच इज एक नॉर्थ साइड एंड ऐसे वेस्ट साइड से दोनों का तरफ है, ठीक है। अब अगर आप वो जगह कर रहे हो तो वहां पे अगर आप रात को शादी कर रहे हो ना, तो फिर आप वो जगह लो ही मत, क्योंकि उसका बैकड्रॉप इज सो ब्यूटीफुल। आई मीन इफ यू आर डूइंग अ डे वेडिंग और इफ यू आर डूइंग अ सनडाउन वेडिंग, आई मीन यू कैन इजीली सी कि आपका जो मंडप का जो बैकड्रॉप है ना, वो नेचर है, वो क्लाउड्स है, ठीक है। अब ऐसी जगह में अब अगर आप रात को मंडप लगा शादी कर रहे हो, फिर वो वेन्यू लो ही मत आप। सेम गोज विद इफ यू आर डूइंग अ वेडिंग इन ऋषिकेश और इफ यू आर डूइंग अ वेडिंग इन केरला और गोवा आल्सो। अब आप वहां पे वेडिंग क्यों कर रहे हो? यू आर डूइंग बिकॉज ऑफ ओके यू लाइक अ बीच साइड और सी साइड थिंग। सो वहां पे अब अगर आप अपने फंक्शंस को वैसे प्लान नहीं कर पा रहे हैं, देन वो वेन्यू लेने का कोई फायदा नहीं हुआ। सो इसलिए आई वुड से कि यस, डे वेडिंग या सन डे और नाइट के हिसाब से जो वेन्यूज डिफर करते हैं, आई वुड से लोकेशंस मैटर करता है, लोकेशन से इसमें काफी फर्क पड़ता है। गॉट इट। फॉर सम वेन्यूज दे ऑफर कि आप हमारा इन हाउस केटरर भी ले सकते हो, बाहर से भी केटरिंग करा सकते हो, तो व्हाट इन योर एक्सपीरियंस इज बेटर? Well, certainly I would say in-house only, because बहुत फर्क आजकल नहीं रह नहीं गया, ठीक है। आप आउटसाइड केटर से बात करेंगे, ऐसा नहीं कि वो 1500 का प्लेट आपको 1000 में लगा देगा, नहीं, जीएसटी वो भी आपसे लेने वाला है, ठीक है। सो अल्टीमेटली एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी आई डोंट थिंक सो बहुत से वेन्यूज ऐसे रह गए जो आउटसाइड अलाउ कर रहे हैं। इफ आई टॉक अबाउट मेजर चेन्स, फॉर एग्जांपल हायत और ओबरॉयज, ताज, ये आपको आउटसाइड नहीं अलाउ करेंगे। हाँ, आप आउटसाइड अपने चार्ट काउंटर्स या आप स्पेसिफिक काउंटर्स लगवा सकते हैं, बट इफ यू आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट केटरिंग, राइट, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। बट अब जैसे जो बड़े मेजर ग्राउंड्स हैं, जो वेडिंग ग्राउंड है, वहां पे फार्म हाउसेस हैं, ठीक है। तो उन वेडिंग ग्राउंड्स में यस, यू हैव दीज टू ऑप्शंस दैट ईदर आप वहां से आप केटरिंग करवा लीजिए, या आपको कोई पसंद है आप उनसे करवा लीजिए, बट मोर ओवर दी अदर आपको सेम ही पड़ने वाला है। वहां पे अल्टीमेटली आप पे डिपेंड करता है कि आप, डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट बड्स की ओके आपको किसका खाना अच्छा लगा, सो उस हिसाब से आई थिंक, बट बहुत मेजर डिफरेंस नहीं करता। आई थिंक आपने ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया कि वेन्यू बुक करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें वेन्यू ओनर से बात करनी चाहिए, तो ऐसी कुछ चीज़ें केटरर के साथ भी हैं जो आपको पहले ही क्लैरिफाई करनी चाहिए। इफ़ यू हैव अ डिफरेंट केटरर, लेट्स से कि केटरिंग और वेन्यू एक जगह, तो वेन्यू विल हैंडल इट, है ना, आई एम अज्यूमिंग कि वेन्यू विल हैंडल द केटरिंग पार्ट, बट व्हेन यू हैव अ डिफरेंट केटरर, है ना, आपने आउटसोर्स किया, तो आपको ऐसी कोई बातें हैं जो उनसे पहले ही क्लैरिफाई करनी चाहिए, कुछ ऐसे चेक पॉइंट्स जो टिक करने चाहिए? वेल एक्चुअली ये जो आपने सवाल किया, ये दोनों पे अप्लाई होता है, नॉट जस्ट जो अगर हमने बाहर से किया उनसे, बट आई वुड से कि जो अगर वहीं के ही इन हाउस भी केटर है, आई थिंक उनसे 2-3 चीजें जो है हमें जो क्लियर कर लेनी चाहिए। फर्स्टली तो यस कि यस व्हाट इज देयर एक्सपर्टीज एंड देयर एक्सपीरियंस इन द फूडिंग ओनली, एंड वो हमको क्या डिफरेंट सेगमेंट इन द मेन्यूज एंड फूड्स में दे कैन गिव, बिकॉज वेज नॉन वेज फाइन ओके, बट क्या उनको ये चीज पता है कि अगर इफ आई एम डूइंग अ जैन वेडिंग, ठीक है, तो जैन वेडिंग में अगर मुझे कुछ ऐसे है कि मुझे 7 बजे से खाना लगाना है, तो क्या वो उनको ये चीज पता है, एंड इफ यस, तो क्या वो इस चीज को अकम्पनी कर पा रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि ओके आपके 50 पीपल ऐसे जिनको मुझे 7 बजे से पहले खाना बना के देना है, तो क्या वो उस चीज से एग्री कर रहे हैं? तो अगर वो उस केटर को पता ही नहीं है या उसने ये चीज एक्सपीरियंस किया ही नहीं, तो उसको नहीं पता कि अच्छा मुझे एक ऐसा अलग से खाना बनाना है जो कि बिना अदरक लहसुन का हो, ठीक है, बिकॉज
ऑब्वियसली हम वेडिंग कर रहे हैं, हमको उनके इमोशंस एंड उनके कल्चर्स का भी ध्यान रखना है, राइट? तो इन दैट केस हमको ये भी उनसे क्रॉस चेक करना चाहिए कि डू दे हैव अ मेन्यू सैंपल्स, एंड इफ यस व्हाट काइंड ऑफ मेन्यू सैंपल्स, एंड इसमें कस्टमाइजेशन की कितनी गुंजाइश है, राइट ठीक है? राइट एंड वो ऑल्सो यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक आई वुड से क्लाइंट को भी थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा इस केस में कि केटरिंग में भी देयर आर सर्टेन सेगमेंट्स जो बहुत मेजर रोल प्ले करता है अमाउंट में. फॉर एग्जाम्पल आई वुड से फ्रूट चाट, फ्रूट कॉर्नर. मेरा ये मानना है कि आपको फ्रूट कॉर्नर हर फंक्शन में रखवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर आप रखवा रही तो एक मेन वेडिंग डे रखवाओ, सब दिन मत रखवाओ, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि कोई सब फ्रूट्स खाते हैं राइट शादी function में में, जाके तो शादी में जाके, ठीक है? सो इट्स अ वेस्ट ओनली, ठीक है? एंड ऑल्सो वहां पे आप कौन से फ्रूट्स रखवा रहे हैं, क्योंकि वो तो आपको एकदम से पेल देगा कि अरे ये अच्छे अच्छे आप रखवा लो. बट ड्रैगन फ्रूट, एक ड्रैगन फ्रूट 110 रुपए का, अब तो आई थिंक और भी महंगा हो चुका होगा, ठीक है? सो इफ आई टॉक अबाउट द एक्सोटिक फ्रूट्स, ड्रैगन फ्रूट, कीवी, सर्टेन बेरीज, दे आर वेरी एक्सपेंसिव. तो मतलब अगर आपको कुछ रखवाना है सर्टेन एक्सोटिक फ्रूट्स, एक दो रखवाओ, ये भी नहीं कि आपने उससे भर दिया. अल्टीमेटली फिर आप सोचते हो अरे यार मेरा पर पर्सन, मेरा 2000 का मेरा पर पर्सन मेरा बजट था, ये 2700 कैसे हो गया? 2700 इसलिए हुआ बिकॉज जो कस्टमाइजेशन है, आई वुड से कस्टमाइजेशन स्मार्टली होनी चाहिए. कैसे? जो ऑलरेडी है उसमें से ही आप माइनस करके उसमें आप ऐड करवाओ, रादर देन आप उसी में ही अगर आप ऐड करवाते जाओगे और वो भी ऐसा आपने एक्सोटिक चीज और आपने इस तरह की चीज आपने फूड में ऐड करवा दी, तो वो आपका कम कुछ नहीं करने वाला, वो आपका बढ़ाने ही वाला. तो ये कई बार लोग थोड़ा सा लैक कर जाते हैं इस इन्फॉर्मेशन. fair enough. Now moving to another very very important part जो हम शुरू में बात कर रहे थे, Indians and their hospitality. तो is about the logistics and your starting from your stationery to invites to logistics. तो आजकल हमारी शादियों में डेस्टिनेशन वेडिंग हो चाहे ना हो, हम बाहर के गेस्ट को भी ठहराते हैं. बहुत बार इवन लोकल वेडिंग में भी सारी फैमिली एक वेन्यू में शिफ्ट हो जाती है Correct, कि correct. साथ में कर लेते हैं, एटलीस्ट द क्लोज Correct, फैमिली एंड ऑल. right. तो आई जस्ट वांट टू फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक कि इनवाइट्स जो हमारी चीज होती है ना, तो हाउ कैन वी मैनेज आवर इनवाइट्स, व्हाट आर द ट्रेंडिंग थीम्स इन इनवाइट्स, कब कितनी टाइम पहले इनवाइट्स को भेज देना चाहिए? ओके, वेल यहाँ पे मैं बहुत एक कॉस्ट सेविंग चीज़ बताऊंगा, वो ये है कि इट्स अ वेरी इन थिंग. आजकल हर सब कुछ डिजिटल हो चुकी है, आप लोग फ़ोन में ही रहते हैं, ठीक है? आपको पता है आपकी शादी 1 साल पहले अगर डेट आ चुकी है, 6 महीने पहले डेट आ चुका है, गो अहेड विद द सेव द डेट, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा कितना आपका एक्सपेंडिचर होगा? एक 1 पेज सेव द डेट 1500, 2000, 2500 में बहुत अच्छा सेव द डेट बन जाता है, ठीक है? आप वो एक द सेव डेट 2500 बना के यू कैन सेंड इट टू 200 क्या 2000 पीपल, राइट? एंड फिर वहीं पे बात आती है ई इनवाइट्स की. तो ई इनवाइट्स में भी जहाँ पे आपको ये लगता है कि ओके हमको पर्सनली किसी को जाके अगर आपको करना है तो आप प्रिंट करवा लीजिए, अदरवाइज एक बहुत सुंदर सा ई इनवाइट बनाइए, सर्कुलेटेड. सेव द डेट क्या काम करेगा कि एटलीस्ट अगर आपने अपने कलीग्स फ्रेंड्स को 3 महीने पहले बता दिया, एटलीस्ट दे कैन सेव दैट डेट इन द कैलेंडर कि ठीक है कल को आपका अच्छा दोस्त आपको बहाना नहीं दे सकता. वो आपको ये नहीं बोल सकता कि यार मुझे छुट्टी नहीं मिली. भाई क्यों नहीं मिली? तेरे को मैंने 3 महीने पहले सेव द डेट भेजा है. यू हैव दैट थिंग, राइट? सो ये कॉस्ट भी सेव कर रहा है and it's a new thing also, the save the date and the e-invite thing. Now talking about the stationery stuff you said and how the logistics and all these things work. So destination wedding की बात करूँ या अगर मैं wedding planning के perspective से बात करूँ, hospitality और the wedding planning thing जो हमने बहुत शुरुआत में हम बात कर रहे थे कि how decor and wedding planning is different. So I think here comes the part that how we are different. मेरा कैसा एक communication और एक relation build हो रहा है मेरे क्लाइंट से, एंड इसके बाद मैं वो चीज़ अपने हॉस्पिटैलिटी में वही सेम चीज़ उनके गेस्ट को कैसे दे पा रहा हूँ, वो वार्मथ कैसे दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि मेरा क्लाइंट को भागना ना पड़े. मुझे पता है फिर भी एट द एंड ब्राइड के फादर, ग्रूम के फादर स्टिल दे विल बी स्टैंडिंग होटल के पोर्च में टू टू वेलकम देयर गेस्ट. वो वहाँ पे खड़े रहेंगे, मुझे पता है. बट स्टिल अगर हम भी वहाँ पे हैं तो हम उनके बिहाफ में भी वो वार्मथ उनके गेस्ट को कैसे दे पा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे लॉजिस्टिक्स कैसे मेजर रोल प्ले करता है. लॉजिस्टिक्स ऐसे मेजर रोल प्ले करता है कि इफ वी हैव देयर इज अ टर्म इन हॉस्पिटैलिटी कॉल्ड RSVP. सो RSVP इज समथिंग जो हम वेडिंग से कुछ 1 महीना 1.5 महीना पहले हम स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है आप मेरी वेडिंग में आ रही हैं, ठीक है? सो आई विल कॉल यू, माय टीम विल कॉल यू, राइट? एंड दे विल
speak to you about like your availability or like your confirmation you're coming or not. If yes, then how you are coming, right? Your logistics details, everything. उसके बाद अब आप टेंशन फ्री रहिए, बिकॉज फिर मेरी टीम जो है वो आपके साथ टच में रहेगी, ठीक है? वो आपको बताएगी कि आपको बस आना है। आप स्टेशन में आए, आप स्टेशन में उतर गई हैं या आप अपने एयरपोर्ट में आप उतर चुकी हैं। इसके बाद कौन सी गाड़ी है, किस में आपको बैठना है, आप वो वेन्यू तक उससे कैसे पहुंच रही हैं, वो सारा काम फिर हमारी टीम का है। वो टीम ध्यान देगी, ठीक है? इसमें मैं यही चाहूंगा कि आप उतर के अपनी फ्रेंड को ना, अपनी जो जिसकी आप शादी में आई है, द ब्राइड, आप उसको फोन करके परेशान ना करें कि अरे यार मैं आ गई, यहाँ पे मुझे गाड़ी नहीं मिली। नहीं, फिर मेरे होने का क्या मतलब, या मेरी टीम को होने का क्या मतलब? तो ये तो वेडिंग प्लानिंग एंड हॉस्पिटैलिटी में बहुत एक मेजर ये रूप लेकर आता है दैट माय टीम इज हियर। आप वहाँ पे आई, आपने कॉल किया, उन्होंने आपको पिक किया, आपको रिसीव किया, आप वहाँ पे आई। जैसे आप वहाँ पर आए, आपका एक वार्म वार्म वेलकम इन द वेन्यू। अब वेन्यू पर आप आ गई हैं, so sometimes we find this like a little hustle with the venue that कुछ रूम्स चेक इन नहीं हुए हैं, पुराने रूम चेक आउट नहीं हुए हैं, अभी रूम नहीं मिला है, ये वगैरह वगैरह। तो मुझे कई बार थोड़ा प्यार से उनको बोलना पड़ता है, सॉरी मैम, सॉरी सर, प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बट इफ वी आर लकी एंड इफ वी हैव द रूम, सो इट्स वेरी सिंपल। आप बस आए, अपना नाम बताएं, यू डोंट हैव टू गिव एनी आईडीज और एनीथिंग, बिकॉज हमने ऑलरेडी आपसे ले लिया होता है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस एंड वील जस्ट हैंड ओवर यू द की। आप रूम में अंदर गए, आपने रूम ओपन किया। अब आप घुसते ही आपको एक पर्सनलाइज, आपको एक सुंदर सा हैम्पर दिख रहा है। आपको वहाँ पे पर्सनलाइज आपको एक की जैकेट, एक वेलकम नोट दिख रहा है, ठीक है? सो आप में फीलिंग, यू गेट द फीलिंग ऑफ दैट वार्मथ एंड दैट हॉस्पिटैलिटी, दैट ओके मैं इस वेडिंग में आई हूँ, ठीक है? वहाँ पे पर्सनलाइज चीजें करने के लिए आपने स्टेशनरी की बात करी, सो कस्टमाइज की जैकेट्स, कस्टमाइज लगेज टैग्स में भी ब्राइड एंड ग्रूम के नाम के लोगों के इनिशियल्स, ठीक है? वैसे ही वेलकम नोट बन रहा है, वैसा ही एक टेंट कार्ड हम उसको बोलते हैं, जिसमें फ्रंट पेज इज द वेडिंग वेलकम नोट एंड द बैक साइड इज हैविंग ऑल द आइटनरीज, सारे फंक्शन डिटेल्स एंड एवरीथिंग, राइट? सो आई थिंक these small gestures itself gives our guests एक warmth and that feeling of कि okay, it's a different feeling and हम एक destination wedding पे आए हैं। I think that's very beautiful and even मतलब I think जब planners होते हैं वो तो obviously देख सकते हैं, but I think even for the people generally I think ये वाला part बहुत ही छोटे छोटे elements I feel कि ये बहुत difference create कर देते हैं कि आपके इनिशियल्स हैं या एक हैम्पर रखा है या फिर उनका सीमलेस चेक इन, बिकॉज आई फील चेक इन इज अ बिग हैसल फॉर पीपल। मतलब वो वहाँ थक हार के फ्लाइट लेके घंटों का ट्रैवल करके ट्रेन से आए हैं, वहाँ पे ना उनको बैठने की जगह मिल रही, ना पानी मिल रहा, ना ये मिल रहा। तो आई थिंक all these things with your vendors, with your planner and even with your hotel ये coordination बहुत important है कि rooms कब check out होंगे और आप कब check in करोगे आप। And another point I feel, which I experienced at my wedding and like on some of my close friends' wedding, कि जब आपने check in, आपने लोगों को check in हो रहा है 12 बजे, आपका event शुरू हो रहा है 12:30 बजे, people don't have time, तो वो itinerary में I think ये सब चीजें comes under like वेरी इंटररिलेटेड टॉपिक कि आपकी आइटनरी कब है, आपके फंक्शन कब शुरू हो रहे हैं, आपके गेस्ट का चेक इन हो गया है, अब गेस्ट को एंजाइटी हो रही है, मेरे फ्रेंड की हल्दी है, मैं चलो जीन्स में पहुंच जाती हूँ, मेरे पास टाइम तो है नहीं। तो आई थिंक ऑब्वियसली योर प्लानर्स कैन कम यू डाउन देयर, हेल्प यू आउट देयर, बट एट द सेम टाइम दे कैन ensure कि ये सारा प्रोसेस सीमलेस है at least। एक्चुअली यहाँ पे आई वुड से कि ये कपल्स और उनकी भी जो डू एंड डोंट्स हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, आई थिंक वहाँ पे मैं ये पॉइंट मिस कर गया। आई थिंक उनकी भी गलती है दैट दे शुड नॉट ओवरलोड और ओवर स्केड्यूल, ठीक है? अगर देखिए आप दो चीजें करें, या तो आपको लगता है कि आप वेन्यू अगर आपके बजट में है कि आप 3 दिन तक वेन्यू ले सकते हैं, सो आई थिंक फर्स्ट डे यू कीप ओनली फॉर योर चेक-इन्स। हाँ, अगर कोई आपको गेस्ट ही अगले दिन आ रहा है वो अलग बात है, हम उसमें कुछ नहीं बोल रहे, बट मेजरली आ जाता है फर्स्ट डे आप चेक-इन्स रखिए, आप शाम को एक वेलकम डिनर काइंड ऑफ अ फंक्शन आप रख लीजिए एंड नेक्स्ट डे से आप ऑन टाइम, ओके मॉर्निंग दिस, इवनिंग दिस, मॉर्निंग दिस, इवनिंग दिस, इस तरह से रखिए। अदरवाइज अगर हम 2 दिन के हिसाब से अगर हम चलें, ठीक है, तो ऐसे में कोई भी ऐसा वेन्यू नहीं है, बिकॉज एट अ टाइम ऑफ बुकिंग सब आपको बड़े बड़े प्रोमिस करते हैं, अरे मैम हो जाएगा 12 बजे, अरे आपको 10 बजे रूम दे देंगे, कभी नहीं होता। एक दिन पहले जो उसका गेस्ट है वो उसको धक्का मार के बाहर नहीं निकाल सकता, बिकॉज उसके लिए भी इट विल बी वेरी रॉन्ग, राइट? अ वेरी मिसट्रीटमेंट टू दैट गेस्ट आल्सो। सो इस तरह से आई वुड से कि फिर आप वो डे में आप वो प्लान करिए मत, फिर आप वो अपने आप इवनिंग में प्लान करिए, आप फिर ऐसा आप वो
अपने फंक्शंस को भी इस तरह से आप मैनेज करें कि फिर वो चीज़ वो हो पाए। अदरवाइज ये चीज़ तो आई मीन हमने कितना ये हमने देखा है। आई मीन लास्ट वी डिड अ वेडिंग इन देहरादून फेब में, क्वाइट नो स्पेशल वेडिंग वो था। वो हमारे लिए रीजन वाज जो ग्रूम जो थे हमारे, आई वुड लाइक टू मेंशन हिज नेम बिकॉज मैं उसका नाम मैं मेंशन कर सकता हूँ। हिज नेम इज अक्षत एंड क्वाइट अ स्वीट गाय। आई मीन उनके साथ एक रिलेशन लिटरली आई मीन जितने टाइम से हमने बात करना शुरू किया फ्रॉम द टाइम ऑफ जुलाई सितंबर एंड मतलब इतने हम लोग क्लोज हो गए एंड लिटरली हिम हिज फैमिली जितने बार हम देहरादून गए, नॉट जस्ट हिम बट इवन द ब्राइड माय ब्राइड आवर ब्राइड धृति एंड उनकी फैमिली इतने प्यार से उन्होंने हमको ट्रीट किया, एकदम इतने फैमिली की तरह उन्होंने हमको ट्रीट किया। ठीक है, सो वहाँ पे मुझे फर्स्ट डे हमारा जो था वहाँ पे ग्रूम साइड वाज सो सॉर्टेड बिकॉज उनकी वेन्यू मतलब दे वर लाइक पहले से रूम्स ले लो सब, ये हैं आपके रूम अलॉटमेंट्स है, मतलब यहाँ का वहाँ भी नहीं हुआ वहाँ पे। ठीक है, फॉर द ब्राइड साइड इट वाज लाइक मुझे वहाँ उनके लिए वहाँ पे मुझे इतना खराब लग रहा था कि हमने इतनी प्लानिंग करके रखी है, पर मुझे पर्सनली आई वाज फीलिंग सो बैड फॉर देम कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है और मैं यहाँ पे कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ। रीजन वाज उन्होंने जो वेन्यू लिया था हयात सेंट्रिक, ऑब्वियसली वो पूरा फुल बुकिंग वाला वेन्यू नहीं था। दे टुक ओनली 2 फ्लोर्स, थर्ड और फोर्थ फ्लोर जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, सो बट स्टिल हमारा ये मानना है कि जब हमको पहले से पता है कि ये दो जो फ्लोर है पूरे हमारे हैं, ठीक है, तो अब एटलीस्ट होटल को इतना तो मेक श्योर करना चाहिए था कि आप हमारे रूम नंबर चेंज मत करवाइए। ठीक है, आपने ऑनलाइन बुकिंग्स लेके रखी हैं जैसा भी है, बट अगर आपने मैंने आपको 3 महीने पहले पैसे देके अगर मैंने आपको बुकिंग करा दी है तो फिर आप मुझे ये जवाब नहीं दे सकते ना कि नहीं अभी ये तो गेस्ट आज चेक इन आज चेकआउट होगा ही नहीं। ऐसे कैसे नहीं होगा? मैंने आज से ही रूम लेके रखा है तो आज से ही रूम मिलना चाहिए ना, भले 12 बजे के बाद आप दे रहे हैं, पर मुझे रूम तो मिले। तो वहां पे इतना बड़ा केओस जो उस वक्त जो हुआ था वो ये हुआ था, एक भी रूम जो हमने या ब्राइड ने हमने बैठ के हमने इतना सोच समझ के, बिकॉज ब्राइड एंड देयर फैमिली दे न्यू कि ओके मेरे ये गेस्ट हैं, इनके साथ जिसकी फॉर एग्जांपल ये मेरे मासी जी हैं तो इनको ये इनके साथ कंफर्टेबल हो गए, इनके साथ रूम शेयर करेंगे, आसपास इनका रूम रहेगा, वो सब चेंज हो गए। उनके कोई ऐसे गेस्ट जो साथ में आए हैं बट किसी को रूम थर्ड फ्लोर में मिल रहा है, किसी को फोर्थ फ्लोर में मिल रहा है, किसी को एक उस कोने में मिल रहा है, किसी को इस कोने में मिल रहा है। तो वहां पे इट वाज अ बिग क्योस एंड वो आई थिंक होटल की तरफ से वो चीज थी, बट अल्टीमेटली कैसे ना कैसे करके वी ट्राई टू मैनेज दैट थिंग एंड फिर वो हमने किया। आई थिंक ये जो लास्ट मिनट चीज़ें हैं ना ये होती रहती है, बट एट द सेम टाइम आपको क्या लगता है कि गेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है एक हॉस्पिटैलिटी फैक्टर की तरफ से? मतलब एज अ होस्ट व्हाट शुड आई बी मोस्ट कॉन्शियस अबाउट व्हाइल वेलकमिंग द गेस्ट्स? वेलकमिंग द गेस्ट व्हेन आई से सॉरी वेलकमिंग द गेस्ट मेरा मतलब है कि शादी में अगर कोई Okay. आ रहा है, मेरा रिलेटिव, कोई मेरा Okay. गेस्ट, मेरा दोस्त, तो Okay. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, फर्स्ट चीज़ क्या है कि इसका तो दिस इज नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल इन द हॉस्पिटैलिटी? In the hospitality part, I would say the logistics and the stay part. जो आपने खुद मेंशन किया आपने कि एक तो अगला बंदा आ रहा है फ्लाइट से, ट्रेन से, अपने क्योंकि आज के टाइम पे अपने स्केड्यूल से टाइम निकाल के आना ही इज अ बिग थिंग। सो ऐसे में वो आपके खुशी में वो शुरू होने के लिए आ रहा है, तो वहाँ पे अब अगर मेरा गेस्ट वहाँ पे खड़ा हुआ है आधे घंटे से और उसको ये सुनने को मिल रहा है कि गाड़ी नहीं है या कुछ नहीं है, सबसे पहला बिग क्रॉस। मतलब मेरे हॉस्पिटैलिटी में वहीं पे एक बड़ा क्रॉस लग गया कि मैं वहाँ पे अपने गेस्ट को अच्छे से अटेंड नहीं कर पाया। ठीक है, एंड उसके बाद अब वो अगर आया, ठीक है, वो एक चैलेंज है कि यस मतलब रूम नहीं मिल पाया या इस तरह की कोई चीज़ है, बट स्टिल एट द सेम टाइम फिर भी एज अ प्लानर और एज इफ यू आर कोऑर्डिनेटिंग विद द होटल टीम आल्सो, हमने वहाँ पे क्या किया। ठीक है, तो इस तरह से आई थिंक उनका वो स्मूथ चेक इन और रूम में आने के बाद भी कई बार ऐसे इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं कि वो रूम में आ गए और फिर हम जाके उनको रूम में जाके बता रहे हैं मैम लाइक रियली सॉरी ये वाला रूम नहीं, एक्चुअली स्मोकिंग रूम है, हमको किसी और को देना है, आप ये रूम शिफ्ट कर लो। वो ऑलरेडी चिढ़ के आई हुई है, ठीक है, तुमने उसके लिए गाड़ी नहीं भिजवाई, उसको तुमने फिर नीचे आधा घंटा वेट भी कराया, अब वो जैसी रूम में गई है अपना जाके वो अब चेंज वो फ्रेशन अप हो रही है, अब आप उनको ये बोल रहे हो कि ये रूम नहीं दूसरा रूम जाना है। तो मेरा सारा एक्सपीरियंस मैंने एक गेस्ट वहाँ पे खराब कर दिया। तो वहाँ पे भले मेरे 80 गेस्ट चाहे कुछ भी बोल रहे हो, 90 गेस्ट कितना भी अच्छे कुछ भी बोल रहे हो, वो वहाँ पे अल्टीमेटली यही बोलेंगे कि यार तुम्हारा प्लानर ऐसा था, मेरी हॉस्पिटैलिटी अच्छी नहीं हुई,
और वो जिनकी शादी में है वो उनको भी कल को उनको 2 बात सुनाने के लिए उनको मिल जाएगी कि यार सब कुछ ठीक है, बट आई डोंट थिंक सो मेरी हॉस्पिटैलिटी या जो होना चाहिए था वो सही से हो पाया। आई थिंक दैट्स वेरी फेयर, और ये बहुत छोटी छोटी बातें होती है जो याद रह जाती हैं क्योंकि गेस्ट के लिए यही Exactly. एक्सपीरियंसेस हैं. एग्जैक्टली। But coming on to the last segment of this part, it's about the traditions across families. तो ऐसी कोई traditions और ऐसे कोई rituals that you want to highlight which you see generally in all the families, और मतलब उससे related कोई आपकी insight अगर कोई है, anything on that note, because weddings is a very traditional business in India, है ना, बहुत Right. सारा, it's not कि बस मतलब मस्ती and fun and dance and everything is there, but traditions is the core of wedding, है ना, Indian wedding में, हिंदू culture में तो बहुत ही ज़्यादा. करेक्ट। तो ऐसा कुछ जो आप highlight करना चाहते हो इस सारे उसमें? Okay, so I don't know if you have heard this term, तोरन, और एक है मांडना। ये अलग अलग ट्रेडिशंस का है। तोरन इज समथिंग, जयपुर में बहुत सी जो वेडिंग्स होती हैं वहाँ पे मेजरली पीपल आर जैन, मारवाड़ी पीपल्स, उनमें तोरन वाली एक चीज होती है। राइट. तोरन क्या होता है कि जब बारात के टाइम, बारात जब लड़का आ रहा है, ठीक है, तो उसको नीम की छड़ी दी जाती है जो कि तोरन से वो टच करके और वैसे करके। ये कई बार एज प्लानर्स या जब हम लोग जब इन माय ट्रेनिंग इन माय फ्रीलांसर्स डेज, लिटरली मतलब मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब हमको एकदम से उड़ता तीर आ गया कि भाई नीम की छड़ी का है। अब हम लोग वेन्यू के बाहर जाके हम लोग ढूंढ रहे हैं कि नीम का पेड़ का है, ठीक है, और नीम का पेड़ मिल गया, अंधेरे में मिल गया, अब उसे चढ़े कौन? कितने बार दोस्तों ने मुझे चढ़ाया कि तू चढ़ और वो टहनी तोड़ के ला, ठीक है। तो वो चीज, एंड देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल वेन्यू, सिटी पैलेस। सिटी पैलेस सबको पता है, इट्स टूरिस्ट प्लेस इन जयपुर। वो वेडिंग्स के लिए भी यूज होता है, ठीक है। जब आप सिटी पैलेस के अंदर जाते हैं, इट्स अ वेरी बिग गेट, ह्यूज गेट, नाना करके वो होगा 30-40 फुट का गेट होगा, ठीक है। वहां पे तोरण ऊपर बंधा हुआ है, ऊपर से गुलाब के फूल और ऐसे एंट्री सब कुछ हो रही है। अब हुआ क्या, हमारी शादी टाइम से खत्म हो गई, बट अब इतने ऊपर चढ़े कौन? क्योंकि होता क्या है, वो जब तक शादी खत्म नहीं हुई है और अब विदाई हो रही है, लड़का लड़की वहां से निकल रहे हैं, तब तक तोरण गेट में रहता है। उसके बाद तोरण को निकाल के वो लड़के वाले जो है उनको, वो क्योंकि उसकी पूजा हो रखी है, उसमें गणेश जी बने हुए हैं, तो वो लेके जाते हैं। लोग भूल गए कि तोरण उतारना है, अब क्या करें? तो वो एक चैलेंज की भाई किसी को बुला के लेकर इतनी लंबी सीढ़ी लेके आओ, उसको उतरवाओ, ये चीज करो। सेम इज विद द मांडना थिंग। ये मांडना ये बहुत से रिचुअल्स में है कि शादी वाले दिन या सुबह या कुछ कुछ लोग उसको एक दिन पहले भी कर लेते हैं। ये ग्रूम साइड के उसमें होता है कि वो देयर आर सर्टेन थिंग्स, वो उनको बांध के वो चीज करना होता है। तो ऐसे में हम लोग हर बार ये कोशिश ये करते हैं हमारे प्लानिंग के फेज में कि लड़का लड़की से बात कर ली, ओके, अब हमको ये बोलते हैं प्लीज अपने मम्मी पापा से बात करो, प्लीज, क्योंकि वी डोंट वांट टू मिस एनी रिचुअल्स, एंड रिचुअल्स को हमें अपने प्लानिंग, अपने फंक्शंस में कैसे घुसाना है, राइट। क्योंकि वहां पे इट्स लाइक हम उनको सिर्फ ये बोल सकते हैं कि अगर ये फंक्शन ब्राइड का एक ब्राइड के एक रिचुअल होता है कि उनको तेल डालना होता है, वो सुबह सुबह होता है, तो वहां पे ब्राइड को भी पता है कि हाँ यार मुझे टाइम से चलना है, वो सुबह उठ जाती है, ठीक है। बट अब अगर वो मुझे पता ही नहीं है, ठीक है, तो क्योंकि बिकॉज समटाइम्स आई गेट वेरी एग्रेसिव विथ माई टाइम लाइन। मैंने कितने बार अपने ब्राइड एंड ग्रूम को झाड़ दिया फंक्शन में, वेडिंग के टाइम पे, या मैंने उनके पेरेंट्स को, उनके रिलेटिव्स को मैंने लिटरली झाड़ दिया कि भाई ये मत कीजिए, मेरा टाइमलाइन खराब हो रहा है और इसकी वजह से हमारे फंक्शंस मेरे खराब हो जाएंगे। तो इस वजह से आई थिंक रिचुअल्स को ध्यान में रखना और ये इस चीज का पहले से पता होना और उसको अपने स्केड्यूल में डालना, अपने टाइमलाइन में डालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक इट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट क्योंकि उनके इमोशंस जुड़े हैं, फैमिली के इमोशंस जुड़े हैं, है ना। तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर हम इसको एक मैकेनिकल प्रोसेस, जो मुझे लगता है काफी वेंडर्स बना देते हैं कि ये करना है, तो फैमिली को बहुत ही वो फील होता है कि यार हमारे लिए सच एन इमोशनल मोमेंट, या कुछ भी, जैसे हम बात कर रहे थे कि जो आपने मामा जी का वेलकम बोला, जो इन आवर ट्रेडिशन इट्स कॉल्ड भात, तो फॉर मदर्स इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट, फॉर फैमिली इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट। एंड इवन जैसे ये मांडना बोल रहे हो आप, और सिमिलरली ऐसे मॉर्निंग पूजास होती हैं कुछ, सो फॉर फैमिली इट होल्ड्स अ ह्यूज वैल्यू। एवरी कल्चर हैज देयर ओन ट्रेडिशन। तो वो आई थिंक फॉर प्लानर्स, फॉर फोटोग्राफर्स, फॉर मेकअप आर्टिस्ट समझना बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ मतलब फोटो खिंचवाने के लिए और वरमाला पहनाने के लिए शादी नहीं कर रहे हो, आप बहुत सारे और एस्पेक्ट्स के लिए भी कर रहे हो। और
आपको भी उनको यू हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ दैट एंड यू हैव टू Right. वर्क विद दैट. तो आई थिंक बिल्कुल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द And पॉइंट he दैट यू cannot be मेंशन aggressive also with that. कैन नॉट बी एग्रेसिव. तो मतलब आपने बिल्कुल सही बात बोली कि ब्राइड एंड ग्रूम से लोग बात करते हैं. ठीक है, उन्होंने अपना मॉडर्न पर्सपेक्टिव दे दिया, विच वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ डू यू ब्लेंड ट्रेडिशनल कस्टम्स एंड मॉडर्न प्रेफरेंसेस. तो आई थिंक ब्राइड एंड ग्रूम, बच्चे, कजन, सिबलिंग्स आपको बता Right. देंगे अच्छा हमें ये चाहिए, ऐसा वेन्यू चाहिए, ऐसा वो हम्म, चाहिए, हम्म, ये लाइट्स, ये ग्लैमर. बट पेरेंट्स होल्ड देयर ओन इमोशनल है ना Exactly. स्टांस. तो आई थिंक वो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वो एलिमेंट भी कैसे ब्लेंड करें उसके अंदर. Exactly. I mean, ये जो मैं जिनकी अभी मैं बात कर रहा था ऑफ माय दिस फेब वेडिंग ओनली, अक्षत एंड धृति, तो इनके टाइम में ऐसा ही हुआ था दैट द पार्ट व्हिच आई लाइक द मोस्ट विद देम, आई मीन वेडिंग का क्या है, 2 महीने 2 दिन की बात थी, हो गया लिटरली, हमको पता नहीं लगा, उनको भी पता नहीं लगा. मैं लिटरली उनको 1 महीने बाद विश कर रहा हूँ दैट ओके दिस इज योर फर्स्ट मंथ थिंग. एंड मेरी ब्राइड से धृति से बात हुई, शी वाज लाइक कि यार आई एम लाइक सो आई एम फीलिंग लाइक इट्स यस्टरडेज थिंग कि यार हम लोग साथ में हम लोग कर रहे थे एंड एवरीथिंग. तो बट मुझे बहुत अच्छा लगा ये पार्ट जब धृति ने मुझसे ये चीज मेंशन किया, और हमने एक्चुअली हम दोनों साथ में एक दूसरे को हमने ये बात बोली दैट कि यार वो 2 दिन से ज्यादा ना व्हाट आई एम मिसिंग इज द प्लानिंग फेज विद यू पीपल. वो जो प्लानिंग प्रोसेस जो वो 4-5 महीने का था, जिस दौरान हम मल्टीपल मीटिंग्स हो रही है, मैं जा रहा हूँ, कॉल्स में हमारी घंटों बातें हो रही हैं, ठीक है, एंड किस तरह से वो अपना टाइम दे रहे हैं, उसके बाद फिर उनके मम्मी पापा मुझसे बात कर रहे हैं. तो मुझे क्या था वहाँ पे कि मुझे दोनों का ध्यान रखना, मुझे बिकॉज समटाइम्स इट्स लाइक एज अ प्लानर कई बार क्या होता है कि सिर्फ ब्राइड साइड ने आपको हायर किया, ग्रूम साइड ने हायर नहीं किया, या सिर्फ ग्रूम साइड ने आपको हायर किया, ब्राइड साइड ने आपको नहीं किया, ठीक है. तो ऐसे में मैं सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं दोनों का प्लानर हूँ, तो वहाँ पे मुझे दोनों के पेरेंट्स की बात सुननी है. तो वहाँ पे मैं अक्षत के पेरेंट्स की बात भी सुन रहा हूँ, मैं धृति उनके पेरेंट्स की बात भी सुन रहा हूँ, उनके 2 डिफरेंट वेन्यूज हैं. तो मुझे जो बहुत बेस्ट पार्ट लगा वो ये था कि आई मीन उनके पेरेंट्स वर सो सपोर्टिव दैट दे वर लाइक अच्छा हमारे बच्चों के लिए, अच्छा ठीक है हम ये कर लेंगे. हमने मल्टीपल मीटिंग्स हमने करी, घंटों घंटों, मतलब लिटरली हम उनके घर में बैठे हुए हैं, एंड द मोमेंट वी रियलाइज इट वाज 2, रात के 2 बज रहे थे और हम 7 बजे से बात कर रहे हैं, हमने रियलाइज नहीं किया कि रात के 2 बज गए, ठीक है. बट ऐसे में मुझे बेस्ट पार्ट उनका ये लगा कि वो हम लोगों ने सारे रिचुअल्स करे, उनका भात हुआ है, उनके जो भी घर के पहले फंक्शंस हुए थे, चाहे वो धृति के हो चाहे अक्षत, उनके वो सारे फंक्शंस हुए, बट एट द सेम टाइम उन्होंने कैसे मेरे बोलने पे कि नहीं मैम, नहीं आंटी, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे, तो उन्होंने बोला अच्छा हल्दी वाले दिन ऐसा होगा, चलो हम ऐसा करेंगे, हमारी एक हल्दी होती है. ये मुझे भी नहीं पता, मुझे भी चीज़ फर्स्ट टाइम पता लगी उनमें दैट ब्राइड की और ग्रूम की उनकी एक हल्दी होती है पहले, वो लगा के आते हैं, ठीक है, और वो एक पूजा काइंड ऑफ एक हल्दी में होता है. तो अब तो मैंने उनको बताया कि नहीं, बट हमारा तो मेन एक हल्दी का फंक्शन होना है, उसमें उनको हल्दी लगेगी एंड पूरा परफॉर्मेंस एंड बहुत सारी चीज़ें हमने एज अ प्लानर हमने वहाँ पे एक्टिविटीज वी हैव प्लान्ड. सो दे वर लाइक ओह देन व्हाट वी शुड डू. तो दे वर लाइक कि नहीं उसी दिन करना होता है, हमको सुबह सुबह करना है. मैंने बोला मैम अब हमने 10 बजे का टाइम रखा है, आप सुबह बच्चों को उठाओगे, वो लोग ये भी करेंगे, फिर वहाँ फिर से आके हल्दी लगाएंगे. सो दे वर लाइक अब हमें क्या करना चाहिए. सो दे वर सो सपोर्टिव, दे वर लाइक फाइन, हम वेडिंग से 3 दिन पहले घर में कर लेंगे. दोनों ने वो चीज कर लिया. तो ऐसे में क्या मैंने वही चीज देखा कि उन्होंने उस चीज को कॉम्प्रोमाइज भी नहीं किया, उन्होंने अपने वो रिचुअल्स करे भी है, बट एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी देखा कि उनके बच्चे क्या चाहते हैं और वो किस तरह से वो फंक्शन में एंजॉय करे. तो आई वुड से कि मतलब उनके साथ साथ मतलब मैंने और हमारी टीम ने भी इनफैक्ट बहुत एंजॉय किया वो 2 दिन. I think that's very beautiful and as we mentioned कि traditions बहुत important part है, तो I think this is the perfect example to blend tradition and your preferences. And with that, I think we can close part 2 also. I think it was very insightful, especially the logistics and the venue wala part. And I think the next part will discuss the final few things which might be a little less important than venue and catering, but at the same time makes up for a lot of things like vendor management and the most importantly audience questions, because वो उन ऑडियंस से आया है जिनकी शादी होने वाली है जो इस प्रोसेस में, ठीक है. तो we'll start with the part 3 very soon, and you guys you should subscribe and watch out for the part 3 next week, and we'll be back with a lot of other insightful information. Thank you so much.